हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो पिछले वीडियो में अपन ने लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपार्टस इन तीनों को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स और ये तीनों को पढ़ के आज का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मतलब चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो जाएगा। तो फर्स्ट अपन चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। जिस तरह से लाइजोसोम्स का मैंने आपको निकनेम बताया था, उसका क्या होता है निकनेम, सुसाइड बैग्स। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का निकनेम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि जैसे पूरे एक सिटी के लिए एक जगह पावर हाउस होता है जो उसको एनर्जी देता है, उसको ज्योति देता है, ठीक है। तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल के लिए पावर हाउस है, मतलब सेल को जो पावर दे रहा है, सेल को जो एनर्जी दे रहा है, वो घर कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के लिए। ये याद रखना, ये बार बार पूछ लेते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल एक्टिविटीज़ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कि सेल है तो उसके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सेल के अंदर कोई एक फूड एंटर किया है, ठीक है। अब उस फूड को उसको डाइजेस्ट करना है और उसको न्यूट्रिशन के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करना है। तो उस फूड है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। उस फूड को इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े करके इसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर, मान लो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, उन सब के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ना वो एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा कैसे फूड को थोड़ी ना एब्जॉर्ब कर लेता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अपन जो खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं या फिर सब्जी खाते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो फूड खाया या फिर सेल के अंदर जो फूड आया उसको टुकड़े टुकड़े में ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, मैकेनिकल भी और केमिकली भी ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। तो ये जो टुकड़े टुकड़े में करेगा कौन, ऐसे ही ना कोई आके सीधा उसको टुकड़े में तोड़ने लग जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी सारे केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको फूड डाइजेशन का जो केमिकल एक्टिविटी होता है उसका एग्जांपल लेके बताया था। ग्रो करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए, सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल एक्टिविटीज़ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी बना के देता है सेल को उसके सारे केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सॉरी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी कि करेंसी का डेफिनेशन अगर आप देखने चलोगे ना, तो करेंसी का डेफिनेशन होता है एक ऐसी थिंग या फिर ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, इसको सब कोई एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अपने लिए मनी हो जाती है ना, कोई भी चीज़ है उसको सारे लोग मनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, करते हैं। तो सेल के अंदर ऐसा चीज़ जो सारे चीज़ सेल के अंदर ऐसा चीज़ जिसको सेल के अंदर प्रेजेंट सारे ऑर्गेनल्स यूज़ करके अपना अपना काम कर सकते हैं, वो कौन सी चीज़ है, एटीपी है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को यूज़ किया जाता है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ऐसे एमसीक्यू में कभी कभार पूछ लेते हैं, गिवन ऑप्शन में से एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है बॉडी यूजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। मतलब एटीपी के अंदर जो एनर्जी यूज्ड है, स्टोर्ड है, उसको बॉडी यूज़ करती है। ये मैं आपको समझाती हूँ। केमिस्ट्री जब आप पढ़ना शुरू करोगे इस नाइन्थ क्लास के अंदर ही, तब आपको 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। वो रिएक्शन आप डीप में उधर पढ़ोगे, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होता है जिसके अंदर जब रिएक्शन होती है ना, तब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर रिलीज होती है, उसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट से याद रखना, बाहर होना, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी को देनी पड़ती है अपन को, तब जाके वो रिएक्शन शुरू हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जब अपनी गाड़ी चलती है, ठीक है, बाइक हो गई या फिर कार हो गई, कोई सी भी जब गाड़ी चलती है ना, तब इंजन हीट हो जाती है। वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उधर काम कुछ और चल रहा है, उधर कुछ रिएक्शन अलग हो रही है, उसके साथ में ये एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में बाहर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें अपना मुनाफा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मुनाफा होता है। लेकिन कभी कभार ये डेंजर का भी हो जाता है, जैसे है ना ट्रांसफार्मर और ये जो होते ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, तो वो भी होता है। लेकिन
एक तरह से देखें तो अपन को एनर्जी मिल रही है ना, तो मुनाफा टाइप होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अपन को एनर्जी देनी पड़ती तब जाके रिएक्शन शुरू होगी। तो यहाँ पर क्या है, एटीपी जो होता है ना, इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये एटीपी है क्या, ये आप समझोगे ना, तो ये एक केमिकल स्ट्रक्चर है। क्या है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है। और वो जो केमिकल स्ट्रक्चर है या फिर वो जो केमिकल है, जब वो टूटता है तब एनर्जी को रिलीज़ करता है, और उस एनर्जी को यूज़ करके सेल जो होते हैं उसके सारे केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। ये एटीपी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जब मैं भी पहले 9th में पढ़ रही थी तब मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ करती थी। तो सिंपल है, एटीपी क्या है, एक केमिकल है। एटीपी एक केमिकल है, जब वो ब्रेक होता है, ठीक है, जब वो ब्रेक होता है तब एनर्जी को रिलीज़ करता है, और उस एनर्जी को यूज़ करके सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो है बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, ये मेरा आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और अंदर ये जो ऐसे मुड़ा मुड़ा सा है, ये वाला कौन सा हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, पोरस है। पोरस का मतलब जिसके अंदर छोटे छोटे से छेद है, ठीक है, मतलब कुछ भी अंदर आ जा सकता है, ऐसा पोरस है। जबकि वेयर एज द इनर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी फोल्ड्स, इनर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स है, ऐसे इतने सारे इसके अंदर फोल्ड्स है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनर मेम्ब्रेन भी तो आउटर मेम्ब्रेन जैसे सीधा हो सकता है, इसमें फोल्ड्स होने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर क्या होगा कि इस इनर मेम्ब्रेन में इतना सारा फोल्ड इसीलिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बना सके। क्यों होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बना सके, बिकॉज इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस होता है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के सरफेस का जो लेयर है ना, उसी में एटीपी जनरेट किया जाता है। तो जितना बड़ा अपने पास में सरफेस होगा उतना ज़्यादा एटीपी बनेगा ना, इसीलिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होता है। क्या रीज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बनाने के लिए। Mitochondria are strange organelles as they have their own DNA and ribosomes, hence can make their own protein. ये तुम्हारे बुक में भी ऐसा वर्ड ही यूज़ है, स्ट्रेंज ऑर्गेनल। ये बहुत अजीबो गरीब ऑर्गेनल है जो अपन को समझ नहीं आता। क्यों ऐसा, बिकॉज इनके पास में खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम रख के बैठे। ये क्या है ना, सेल्फ डिपेंडेंट है, न्यूक्लियस के ऊपर किसी भी बात से डिपेंडेंट नहीं है। बाकी अगर देखते हैं ना तो सेल के दूसरे जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका जो ब्लूप्रिंट होता है ना वो भी न्यूक्लियस के पास में होता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया होशियार है। कैसा होशियार है, बिकॉज इसके पास में इसका खुद का डीएनए है, यानी कि नेक्स्ट सेल के अंदर, ठीक है, जब ये सेल डिवाइड होगा 2 सेल के अंदर, जब ये टूटेगा नहीं, मतलब जब ये ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, तब माइटोकॉन्ड्रिया उस नए सेल के अंदर कैसा बनना चाहिए उसका ब्लूप्रिंट इसके पास में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में होता है। बाकी सब केस में देखो ना तो न्यूक्लियस के पास में होता है, लेकिन उसका डीएनए जो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए। सेल के पास में खुद का डीएनए होता है, हर एक सेल का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनल के पास में खुद का डीएनए है, इसीलिए ये क्या है, स्ट्रेंज ऑर्गेनल है। खुद का डीएनए भी और खुद का राइबोसोम भी है। राइबोसोम क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पूरे सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो वो किधर होता है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम के अंदर होता है। हैंस ये खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, बिकॉज डीएनए भी है और राइबोसोम भी है, आराम से बन जाएगा प्रोटीन, खुद का प्रोटीन भी बना लेते हैं, बहुत होशियार है। नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है अपने पास में, लास्ट सेकेंड, प्लास्टिड्स। ये जो प्लास्टिड्स ऑर्गेनल होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल, पी से याद भी रख सकते हो, बहुत सिंपल है। प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहले मैंने आपको बताया था सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और प्लास्टिड्स भी होते हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर अकेले प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं। और सेल वॉल भी जो होती है वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है, वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होती है। They have 2 membranes, inner and outer. Inner membrane contains stroma fluid present inside inner membrane. जैसे है ना, पहले मैंने आपको बताया था ना कि सेल का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको अपन, जो भी माल, जो लिक्विड टाइप अपने पास में जेली टाइप जो प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये मेरा सेल है, ये मेरा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर ये जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वैसे ही ये जो प्लास्टिड ऑर्गेनल है ना, इस प्लास्टिड ऑर्गेनल के अंदर 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस या फिर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये मेरा आउटर मेम्ब्रेन और ये मेरा इनर मेम्ब्रेन। अभी तक
अगर देखते हैं ना तो न्यूक्लियस के अंदर अपन ने पढ़ा था 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का भी पढ़ा था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं बिकॉज एटीपी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस करने के लिए। एंड प्लास्टिड के अंदर भी 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और इनर। इनर के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है या फिर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटेंट नहीं बोलने का, कंटेंट तो ये हो जाएंगे, ठीक है, कंटेंट तो ये हो जाएंगे। इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो लिक्विड या जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर ही ये सब कंटेंट प्रेजेंट है इसके अंदर। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होशियार था उसी तरह से प्लास्टिड भी होशियार है, खुद का डीएनए रखता है और खुद का राइबोसोम भी रखता है, तो ऑब्वियस सी बात है खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। ये जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पढ़ने में मज़ा ही आएगा। वैसे ये जो कॉइन लाइक आपको दिख रहा है ना, ये कॉइन लाइक, इसको सिंगल जो होता है ना इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड, इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। और एक ही ऐसे एक के नीचे कॉइन अरेंज होते हैं तो ऐसे ही दिखने में दिखता है ना, 3D में नहीं लेकिन ऐसे ही दिखने में दिखता है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरा अरेंज्ड है थाइलेकॉइड एक के ऊपर अरेंज्ड है, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, ग्रैना बोला जाता है। ये जो थाइलेकॉइड होता है ना, इस थाइलेकॉइड के अंदर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। यहीं पर फोटोसिंथेसिस होकर अपना फूड का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, थाइलेकॉइड के अंदर होता है। ये आप आगे जाके पढ़ोगे। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स के अंदर ही होती है, तो फोटोसिंथेसिस भी इसी के अंदर होती है। प्लास्टिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स 2 टाइप की होती हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। आगे पढ़ते हैं क्या होते हैं ये। क्रोमोप्लास्ट यानी कि जो कलर्ड प्लास्टिड होती है, जो मतलब अगर उसको देखोगे तो उसके अंदर कोई ना कोई कलर दिखेगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, समथिंग, कोई एक कलर दिखेगा। जो कलर्ड है उन प्लास्टिड्स को अपन बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और ऐसे प्लास्टिड जो वाइट है या फिर कलरलेस है, वाइट और कलरलेस दोनों एक नहीं होते हैं। वाइट कलर मतलब ये वाइट कलर है, जबकि वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है। वाइट हो गया या फिर कलरलेस, ऐसे जो प्लास्टिड होते हैं जिसके अंदर कोई कलर ही नहीं या फिर जो वाइट कलर के हैं उनको अपन बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। एंड जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब क्वेश्चन आता है कि ल्यूकोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट अलग क्यों है? प्लास्टिड तो है तो सेम इनके जैसा ऐसे सब इनके अंदर स्ट्रक्चर सब प्रेजेंट होगा, तो ये इनके अंदर कलर्ड होने का कारण क्या है? इनके अंदर इनको कलर कौन दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना। तो ये जो कलर है ये कौन दे रहा है? इनको पिगमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, पिगमेंट्स। जैसे मान लेते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि ये ब्लू कलर का है क्यों? तो उसके अंदर कोई एक पिगमेंट होगा। जैसे मान लेते हैं उसके अंदर आपने एक बूंद है ना इंक डाल दी थी, ब्लू इंक जो आती है, इंक पेन में डालने वाली इंक जो आती है वो डाल दी, तो उसके अंदर कलर देने वाला कौन है? वो ब्लू इंक है, उसका एक ड्रॉप है, तो उसको पिगमेंट बोल सकते हैं। वैसे ही इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर ये कलर्ड प्लास्टिड होने का कारण क्या? बिकॉज इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो इसको कलर प्रोवाइड कर रहा है। अब इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही यानी कि कलर्ड प्लास्टिड के अंदर ही एक और डिवीजन आता है जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज क्लोरोप्लास्ट, इसके नाम से याद रखना, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा इसके अंदर, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होगा ये कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर। मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड क्यों है, बिकॉज इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। प्लस इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर प्रोवाइड करने वाला क्लोरोफिल पिगमेंट अकेले प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर येलो ऑरेंज पिगमेंट्स प्रोवाइड करने वाले, मतलब येलो ऑरेंज कलर शो करने वाले पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये क्लोरोफिल का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि है ना प्लास्टिड को ग्रीन कलर देना, इसका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है फोटोसिंथेसिस कराना। क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट होता है, चीफ पिगमेंट होता है, वो ही फोटोसिंथेसिस में काम आता है। काम आता है का मेरा मतलब है कि यही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज क्लोरोफिल ही पूरे प्लांट के सेल के अंदर भी, वो भी कौन सा ऑर्गेनल? प्लास्टिड ऑर्गेनल के अंदर भी कौन सा? क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। वो एक पिगमेंट ही लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, बाकी कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, वो ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वही उसकी एनर्जी, उस एनर्जी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं।
बाकी कोई पिगमेंट में इतना दम नहीं है कि वो सीधा है ना सनलाइट को एब्जॉर्ब करके दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बना सके। सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल के पास में होता है, बिकॉज क्लोरोफिल, इसीलिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल का काम ग्रीन कलर देना ही नहीं है, इसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस कराना। तो क्लोरोफिल जिस कलर्ड प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। सिंपल। अब अपन चलते हैं इसके ऊपर, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जिनके ऊपर कोई कलर ही नहीं होता है, वाइट होता है या फिर कलरलेस होता है। इनका क्या काम है? इनका एक ही काम है, स्टोर करना काम है। स्टोर हाउसेस है, स्टार्च, ऑयल या फिर प्रोटीन के कुछ ग्रैन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे से पार्ट्स बोल सकते हो, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स को स्टोर करना ही ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है। समझ में आ गया प्लास्टिड्स। नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? ये सबसे लास्ट ऑर्गेनल है अपना, फिर इसके बाद में चैप्टर खत्म है। स्टोरेज सैक्स विच स्टोर सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट्स, यानी कि सैक्स मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टोरेज सैक्स यानी कि नाम से पता पड़ रहा है, स्टोरेज बैग्स जो कुछ ना कुछ स्टोर करके रखता है। इनका फंक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन है ना ऐसा भी नहीं कह सकते, बिकॉज है ना आगे अपन पढ़ेंगे कि कुछ सेल्स होते हैं, जैसे अमीबा के सेल्स हो गए या फिर कुछ यूनिसेलुलर सेल्स हो गए, उनके अंदर कुछ कुछ इनका काम होता है। लेकिन अगर अपन बाहर से ऊपर से अगर अपन देखते हैं ना, तो इसका काम कुछ नहीं है, इसका फंक्शन कुछ नहीं है। इसका फंक्शन एक ही स्टोरेज करके रखना है। क्या करके रखना है? स्टोर करके रखना है। वो कुछ भी स्टोर कर सकता है, सॉलिड की चीज़ें या फिर लिक्विड की चीज़ें, दोनों टाइप की चीज़ों को ये स्टोर करके रखता है। वैक्यूल के साइज़ की अगर अपन बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज़ होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर 50 से 90% एरिया को यही कवर कर जाता है। बिग साइज़ का वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस लिखने आ जाए ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल होता है, जबकि इसके अंदर बिग साइज़ का वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल। वही यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, सम प्लांट सेल्स है 50 to 90% कवर सेल वॉल्यूम, मतलब कुछ प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल जो होता है वो 50 से 90% उनका वॉल्यूम को वैक्यूल ही कवर कर लेता है। स्टोर करने का ही इनका इतना सारा जगह चाहिए होता है, इतना सारा क्या माल बनाते पता नहीं। वैक्यूल्स आर फिल्ड विथ लिक्विड विच प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, जब मैं सेल मेम्ब्रेन आपको समझा रही थी तब मैंने बताया था कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्लांट सेल के अंदर ये ना, प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण इसका इस सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब रखते हैं, मतलब हिपोपोटेमस जैसा फूल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पर बाहर जो अपने पास में पानी है वो सब अंदर एंटर करेंगे, बिकॉज बाहर ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है और अंदर के कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में बाहर ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो बाहर से वाटर अंदर एंटर करेगा, वैक्यूल भी बड़ा हो जाएगा, सेल पूरा स्वॉलन अप हो जाएगा, जिससे इन दोनों के बीच में प्रेशर आएगा। तो मैंने आपको बताया था ये कौन सा सेल है? टर्जिड सेल, मतलब स्वॉलन सेल, फुला वाला सेल। तो इनके बीच में टर्गर प्रेशर आने लगता है, और उस प्रेशर के कारण क्या होता है? अच्छा है ये जो इफेक्ट है, ये अच्छा इफेक्ट है प्लांट के ऊपर, उससे वो ग्रो करता है, मतलब वो डिवाइड करता है। अब मैं अकेला इसको बियर अप नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं 2 टुकड़े में बांट देता हूँ करके, सेल क्या करता है? डिवाइड कर जाता है। तो ये अच्छा है ना, ग्रो कर रहा है ना प्लांट सेल, इसीलिए। तो वैक्यूल्स आर फिल्ड विद लिक्विड विच प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी यानी कि स्वलन अप होके ग्रो करने में हेल्प करता है। Many important substances are stored in vacuoles, like कुछ सेल्स होते हैं, कुछ मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वैक्यूल्स के अंदर क्या स्टोर होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड यानी कि अमीनो एसिड से मिल के प्रोटीन बना हुआ रहता है। शुगर्स, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स इन सब से भरे हुए रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा की बात करते हैं तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो रिजिड होती बिकॉज वो सेलुलोज की बनी हुई रहती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, आराम से कैसे भी मुड़ सकती है। तो वो मुड़ के क्या बनाती है? अमीबा के अंदर फॉल्स लेग्स बनाती है, सूडोपोडिया बनाती है, और उस सूडोपोडिया से वो फूड को अंदर एनगल्फ कर लेता है। ये भी मैंने आपको पहले बताया है, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये रहा, इसके अंदर ये सूडोपोडिया है, ये इनगल्फ कर देता है। जैसे ये अंदर आता है ना, ये जो है ना, ये फूड जो, ये देखो इसके बाहर ये जो प्रेजेंट है ना, ये क्या है? ये फूड वैक्यूल है। क्या है ये? फूड वैक्यूल है। इसके अंदर जो वैक्यूल होता है उसका सिर्फ एक ही काम है, फूड को स्टोर करके रखना। वहाँ पर अपन ने पढ़ा था वो सॉलिड या लिक्विड कंटेंट को स्टोर करता है, तो अमीबा के अंदर क्या काम है? फूड को स्टोर करके रखने का काम है। जैसे ही फूड चीज़ अंदर आती है वैसे ही वो सीधा फूड वैक्यूल के अंदर ही जाती है, एंड वहाँ से अमीबा अपने हिसाब से उसको लेके
डाइजेस्ट कर लेता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैक्यूल्स प्ले रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स का काम क्या होता है, उनके अंदर वैक्यूल्स का काम होता है कि एक्सेस में जो वाटर प्रेजेंट है, तो मेरे ख्याल से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वाटर वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उन्हीं के अंदर एक्सेस वाटर प्रेजेंट होना है। तो एक्सेस के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल मेम्ब्रेन से वैक्यूल जो होगी वो फ्यूज़ होगी और फिर डिफ्यूजन के जरिए, डिफ्यूजन कब होता है जब हायर कॉन्सेंट्रेशन इधर हायर है, इधर वेस्ट का अमाउंट हाई है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो यहाँ से वहाँ चला जाएगा। हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगर बन जाती है तो आराम से मटेरियल्स इधर से उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वैक्यूल का जो मेन फंक्शन अगर आपसे पूछे तो उसका क्या काम है, स्टोरेज का काम होता है। लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वो थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है, लेकिन मेन जो फंक्शन है उसका स्टोरेज का फंक्शन ही होता है। जैसे अमीबा के अंदर वो फूड को स्टोर करता है और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो वाटर को, एक्सेस वाटर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है और जो वेस्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल के फॉर्म में जो वेस्ट आया उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब अपन इसका लास्ट समरी टाइप अपन समझते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या सेल का जो स्ट्रक्चर होता है और वो जो सारे फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ये सारे फंक्शन मिलके उसको इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना के दे रहा है, लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है, सब अपना अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना। ये सब फंक्शन मिलके वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पा रहा है, वरना तो किसी ना किसी पर डिपेंड रहेगा। तो ये सारे फंक्शन जो उसको इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर रहे हैं, प्लस सेल को जो स्ट्रक्चर दे रहा है उसका एक सॉलिड, एक अच्छा एक स्ट्रक्चर दे रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के कारण, जैसे प्लांट सेल की बात करते हैं तो सेल वॉल भी इंक्लूड हो जाएगा मेम्ब्रेन के कारण, और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उनके ऑर्गेनाइजेशन के कारण, यानी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है ऑर्गेनल्स, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर भी, एनिमल सेल के अंदर भी अच्छी तरह से ऑर्गेनल्स ऑर्गेनाइज्ड है। इस जगह पे ये, इस जगह पे ये, ठीक है। न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जस्ट पास में गोल्जी अपार्टस। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन लिपिड्स बन के बाहर निकलते वो सीधा साइटोप्लाज्म में जाके यूज़ नहीं हो सकते, उनको सबसे पहले मॉडिफिकेशन पैकेजिंग से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए गोल्जी अपार्टस हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। तो इस तरह से जो सेल एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, उसके अंदर ऑर्गेनल सब सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, प्लस उसका जो मेम्ब्रेन है, ये दोनों ही मिल के एक सेल को इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने में हेल्प करता है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दस सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपना चैप्टर का नाम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमें तो यही प्रूव कर दिया इस चैप्टर के अंदर पूरा अच्छे से कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊँगी, मज़ा आएगा उसको करने में भी। सो थैंक यू।